अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची है और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, आजकल कुछ बात हो रही थी पिछले कई प्रोग्राम से मुआशी मामलात के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ भी एक प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू हुई, थोड़ा सा मुख्तलिफ मौजू हमने चूज़ किया। देखने वाले अपनी राय भेज रहे हैं, पैगामात हमें मौसूल हो रहे हैं और लोग ये चाहते हैं कि सियासत से हट के थोड़ी सी प्रोग्राम्स में बात की जाए। तो जनाब, आपकी राय सराखों पर ये बात हमेशा कही जाती है, बार बार दोहराते हैं अपने प्रोग्राम्स में। कोशिश ये होती है कि मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए, उसकी निशानदही की जाए और लोग ज़्यादातर जो देखने वाले हैं वो इस हवाले से भी पैगाम भेजते हैं कि उनके मसाइल के हवाले से कम बात की जाए। और पूरे पाकिस्तान में कम बेश मसाइल एक जैसे ही हैं। और पहले तो ये बात होती थी जनाब के शहर कराची में बड़े मसाइल हैं, कचरे के बड़े मसाइल हैं, सीवरेज के इश्यूज़ हैं। अब ये पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर पे शहर लाहौर के अंदर जो है वो हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है, जो बल्दियाती निज़ाम है बुरी तरह मुतासर हुआ है। कैसे इसकी बहाली होगी, कौन चीज़ों को ठीक करेगा, अभी एक बड़ा अहम सवाल है। जो सूबाई हुकूमत है उससे लोग ये सवाल कर रहे हैं। पंजाब में रहने वाले, बिलखुसूस शहर लाहौर में रहने वाले, वो मरकज़ है पंजाब का, वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है उसके हवाले से काफ़ी तशवीश पाई जाती है। वहाँ से बहुत सारे देखने वाले हमारे जो दोस्त हैं वो पैगाम भेज रहे हैं कि अथॉरिटीज़ को झंझोड़िए खुदारा कि इन इलाकों में आज से कुछ साल पहले तक जहाँ पे एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था, निज़ाम था, कचरे को ठिकाने लगाने का मुकम्मल इंतज़ाम था, वो चीज़ अब क्यों नज़र नहीं आ रही, इसके पीछे क्या वजूहत है। अगर ये सियासी टकराव किसी कैफियत रहेगी और अगर ये खींचातानी चलती रहेगी तो लोग ये जो बुनियादी सहूलत है उससे महरूम ही रहेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे जो सूरत हाल है उसके हवाले से बात होती रहती है, मसाइल का एक अंबार है, कैसे मसाइल को हल किया जाए, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू रही है। बहरहाल आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, बहुत सारे मामलों पर गुफ्तगू होगी, सियासत पे भी बात होगी और इसके अलावा दीगर मामला हैं उसको भी हम ज़रूर आज ज़ेर बहस लाएँगे। और उनसे जो आज यहाँ पर हमारी मेहमान शख्सियत मौजूद है, सियासत से हट के भी गुफ्तगू करेंगे। मीडिया के हवाले से ख़ास तौर पे आप तारुफ ये है कि बड़े तवील अरसे से मुतारिक हैं, लिखते भी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं और हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम्स में शरीक होते रहे, मुख्तलिफ उमूर पर तज्ज़िया तबसरा करते रहे और आज भी हमने उनको मदऊ कर रखा है अपने स्टूडियोज़ में। मैं बात कर रहा हूँ जनाब हमीद भुट्टो साहब की, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आज सुबह के वक्त हमारे मेहमान भी होना खुश आमदीद। भुट्टो साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जाग रहा है, बिल्कुल, ये अच्छी बात है। सर्दियों के दिनों में सवेरे उठ जाना ये बड़ी अच्छी बात है। भुट्टो साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिए, एक बड़ी देर से कोशिशें जारी हैं, आप मुख्तलिफ़ अखबारों के लिए लिखते रहे, मुख्तलिफ़ चैनल्स के लिए काम करते रहे, बड़ी मेहनत की और उसके बाद अब नतीजा ये है कि आपने अपना एक अखबार डेली एक्सलेंस के नाम से बाकायदा उसकी लॉन्चिंग हो गई है और बड़ी ज़बरदस्त लॉन्चिंग भी हुई है। पहले तो उसकी मुबारकबाद। मेहरबानी। कैसा तजर्बा रहा, ये ज़रा बताइए, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? एक्सीलेंस बेसिकली हम लोग चाह रहे थे कि मुल्क के अंदर सियासी और आपकी क्राइम, इतनी खबरें पढ़ पढ़ के लोग हम सब तंग आ चुके हैं। बिल्कुल, हमारे मुल्क के अंदर एक्सीलेंस बहुत है, बिल्कुल, जो काबिल एहतराम शख्सियात हैं जो हर फील्ड में, चाहे मीडिया हो और चाहे मजदूरी से लेके ऊपर तक ब्यूरोक्रेसी में। हमने कहा अपने मुल्क के हीरोज़ को क्यों नहीं सामने लाएं, अपने एक्सीलेंस क्यों नहीं सामने लाएं, उनको हम कहीं नहीं ला रहे। उनकी अगर कोई खबर भी होती है तो हम किसी कोने में किसी अंदर दबा के छाप देते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, उनको हम सामने लोगों को उजागर करके सामने लाएंगे तो और एक्सीलेंस बनेंगे और अच्छे लोग बनेंगे। कोई क्रिमिनल, कोई डाकू, कोई हमें नहीं बनेगा। क्रिमिनल की खबरें बना के मुख्तलिफ आप लियारी में बहुत सारे जगहों में जाए तो उनको हम प्रमोट करके सुपर लीड लगा के लीड बना के डाडला को, दादला को, उनको पता नहीं किस किस को हमने लीडर बना रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि उन लीडरों को, उन गुंडों को, दहशतगर्दों को, क्रिमिनल्स को लीडर बनाने के बजाय अपने हीरोज़ को, चाहे वो स्पोर्ट्स है, मीडिया है, सियासत है, ब्यूरोक्रेसी है, हर फील्ड के अंदर एक्सीलेंस लाए। तो एक्सीलेंस सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को करने से दूर होके उनको सामने लाएंगे तो कुछ नया बनेगा। तो एक नया सोच लेके, कोई नई आइडिया लेके आए आप सबकी, पूरे पाकिस्तान की इसमें रहनुमाई होगी और उस रहनुमाई से आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, ये अब एक बड़ी हैरानकुन चीज़, मैंने पहली कॉपी देखी है, जो फ्रंट पेज है वो अंग्रेज़ी में है और पीछे सिंधी ज़बान में, तो ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया आया कि इसको अंग्रेज़ी और सिंधी में, ये क्यों? ये वजह ये थी कि अंग्रेज़ी
पूरी दुनिया पढ़ना चाहती है, पूरी दुनिया, हम दुनिया से भी कनेक्ट रहना चाहते हैं। उर्दू तो हमारी अपनी पाकिस्तान की ज़बान है, हम सब समझते हैं, मगर अपनी चीज़ें हम चाहते हैं कि यहाँ से कनाडा से लेकर अमेरिका, यूके तक भी बातें होनी चाहिए, हमारी वहाँ तक भी चीज़ें पढ़ी जाए। और अगर सिंध में रहते हैं, कराची से बात करते हैं, तो यहाँ से सांगड़ से लेकर लाड़काना, दादू और किसी छोटे देहात में कोई उर्दू अंग्रेज़ी नहीं पढ़ पा रहा, तो उसको अपनी ज़बान में कम से कम अपनी बात जो हम एक्सपीरियंस किस तरह आम छोटे गाँव से अंग्रेज़ी अखबार से हम या उर्दू अखबार से नहीं बना सकते, तो पूरे इस तरह फिर आगे जाके पंजाबी में, सराइकी में, पश्तो में, बलोची में भी हम आगे प्लान करेंगे कि जी एक्सीलेंस वहाँ पे भी आए। और लोकल छोटे छोटे गाँव से लोग निकलेंगे, जब तक उनको प्रमोट नहीं करेंगे नहीं निकलेंगे। अगर उनको सिर्फ हम सियासत की खबरें बताएंगे, वो किसी सियासतदान के पीछे दौड़ेंगे, किसी क्रिमिनल की प्रोपेगेंडा करेंगे, उसकी वाह करेंगे, जी फला डाकू जो है वो बड़े कारनामे करता है, तो वो लोग डाकू बनेंगे। हम अपने हीरोज़ को हीरोज़ करके पेश करेंगे, तो वो लोग हीरो बनने के चक्कर में आएंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। बहुत अच्छी बात है। रिस्पॉन्स कैसा रहा? आपने लोक फनकारों की ख़ास तौर पर फलाह पे बड़ा काम किया। ये वो काम है जो हुकूमत की तरफ से होना चाहिए। लोग हुकूमत की तरफ देखते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है, ख़ास तौर पे लोक फनकार जिस हालत में, जिस किस्म पुरसी में ज़िंदगी बसर कर रहा है, आपने जाके ना सिर्फ उनकी मदद की बल्कि उनके इश्यूज़ को भी उजागर करना शुरू किया। अब अखबार जब भी आता है, लोगों की कोशिश होती है कि जी ऐसे मसाइल को निशाना बनाया जाए जिसके ऊपर अथॉरिटीज़ जो है वो थोड़ी सी हरकत में आए और फिर कुछ ले दे के मामला जो होते हैं। आपने, मैं अभी सुन रहा था, आपने कुछ चीज़ों का निशानदही की है कि जो हमारी सुपर लीड है या सब है हमारी, वो सियासियत को छोड़कर हम ऐसे लोगों को उजागर करें, ऐसे लोगों को हाईलाइट करें जिनको ज़्यादा ज़रूरत है कवरेज की। ये ख्याल कैसे आए? इसलिए कि बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है कि अगर उसकी अपनी फ़ोटो छपे, अपनी खबर लगे, पॉजिटिव एक अच्छी सोच आती है। अगर किसी इंसान में थोड़ा सा सिर्फ ये फेस हमारा, हम मुस्कुरा लेते तो हमारी कोई 18-20 मसल्स खुल जाते हैं, तो एक हम टेंशन से निकल जाते हैं। मगर थोड़ा सा टेंशन ले लेते तो 10 बीमारियाँ हमारे अंदर जन्म ले लेती हैं। और इंसान का मौत भी एक खलिया है किस्म का छोटा, अगर आपका एहसास ख़त्म हो जाए तो आपका वो जो खलिया वो ख़त्म मर जाता है, तो इंसान मर जाता है। तो हम इंसान की मुस्कुराहट से ज़िंदगी बढ़ाएंगे। और इस तरह जितने भी पॉजिटिव जो लोग काम करता है, वो चाहे जूते पॉलिश कर रहा है, अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है, अपने बच्चे पढ़ा रहा है, तालीम याफ्ता बना रहा है, इस मुल्क के लिए कुछ कर रहा है, बेटा मजदूरी तो कर रहा है, किसी के लिए डाकू नहीं बन रहा, कोई चोर नहीं बन रहा, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। हम बहुत सारे लोग हैं जो मजदूरों के बेटे, मगर उन माँ बाप को भूल के आगे निकलते हैं। मगर उस माँ बाप की, उस बाप की भी हमें कोई तारीफ़ करनी चाहिए कि कैसे मेरे बाप ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया, हम आगे बढ़े। तो उस फैमिली को हमें उजागर करनी पड़ेगी, तो बाकी लोग उस तरह बाकी अपनी फैमिली को, अपने बाप को भी उजागर करेंगे कि कैसे मेरे बाप ने मजदूरी करके मुझे अफसर बनाया। तो इससे बहुत सारे मिसालें मौजूद हैं। तो हमने इस तरह एक बहुत सारे ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे सेक्रेटरी लगे हुए हैं। कोई माजी में चने बेचता था, पढ़ा, कोई क्या करता था, तो वो चीज़ें भी लोगों को बताएंगे कि जी आप बड़े किसी स्कूल में बैठ के, अगर इस वक्त भी बात करें कराची में, अगर असिस्टेंट सेक्रेटरी में बात कर लें, यहाँ पे सेक्रेटरी जो हैं वो 90% ऐसे जो मजदूरों के बच्चे हैं, कोई बड़े स्कूल से पढ़े नहीं हुए, वो कोई सरकारी स्कूल के पढ़े लिखे, जिस सरकारी स्कूल के कहते हैं जी वो नायल स्कूल है, वहाँ कोई पक्खा भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं है, वो फुटपाथ बच्चा पढ़ा है। ये दिमाग है आपका कि किस तरह पढ़ेंगे। बाकी किसी लग्जरियात में जो भी आजकल के बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा कि वो कोई बड़े ऑफिसर, कोई बड़े ब्यूरोक्रेट्स बन पाए। और ये शर्त भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आप कहीं से भी आपका दिमाग होना चाहिए, उन दिमागों को उजागर करने की जरूरत, लगन की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब आपने बनाया और बड़ी कामयाबी से ये चल भी रहा है, और फिर जैसे आपने ऐसे ही लोगों को अवार्ड से भी नवाजा, एक बहुत बड़ा आपने जो है वो इस सिलसिले में प्रोग्राम भी रखा, काफ़ी उसको पजीराई मिली, मीडिया पे भी काफ़ी दोस्त हमारे वहाँ पे थे, हम खुद मौजूद थे। तो ये कैसे मुमकिन हुआ और ये ख्याल कैसे आया कि जनाब लोग तो अदाकारों को इधर उधर अवार्ड्स देते रहते हैं और इस तरह के आपको पता है दर्जनों प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन इस सिविल सर्वेंट्स को और इन लोगों को बुलाकर देना अप्रिसिएशन, ये कैसे दिमाग में सोच कैसे? के अंदर भी अच्छे ऑफिसर भी हैं, करप्ट ऑफिसर भी हैं, हर तरह के, हर फील्ड में, हर कोई एक फील्ड नहीं है। अगर कोई अच्छा ऑफिसर है, ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, इस मुल्क के लिए कुछ देना चाह रहा है, तो घर पे भी गालियां खाता है, उसको तो पैसे नहीं। बच्चे भी कहते हैं जी मेरा तो दूसरा आपका सेक्रेटरी या डीसी का बच्चा पता नहीं कहाँ पढ़ रहा है, आपके तो तहसीलदार का बच्चा भी पता नहीं किस कौन से स्कूल में पढ़ता है, उसकी गाड़ी भी है, मेरे पास तो बाइक भी नहीं है। तो वो जाके सुनता रहता है, वो अंदर से जलता रहता है, एहसास कंपनी का शिकार होता है। हमने एक्सीलेंस अवार्ड उन ऑफिसर्स को दे के उनके अंदर से एहसास कंपनी खत्म की कि अपनी फैमिली के साथ आके अपनी वाह वाह अपने लिए कम से कम अच्छे जुमले सुने, और अपने ऑफिस में जाके जब उन्होंने जब अवार्ड रखा है, उस तरह की उनकी जो खुशी फील होती है, जो एहसास आते हैं,
उससे हमें भी ज़िंदगी मिल रही है, हमें भी है। खुशी मिल रही है। किसी को खुशी दे के अगर किसी की कामयाबी को हम इज़्ज़त दें तो हमारी इज़्ज़त खुद ब खुद बढ़ती है उस सफ़र में। अब भी यासर भाई साथ है हमेशा, और आपका साथ सब दोस्तों का, तो ये सफ़र चलता रहेगा। कुछ पाकिस्तान के और ब्यूरोक्रेसी में भी हमने कहा कि हीरोज़ सामने आने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हर दफ़ा एक ही तकाज़ा होता है, एक ही सवाल होता है भुट्टो साहब, वो ये कहता है कि जनाब ये आपने जो सफ़र शुरू किया था बड़े छोटे पैमाने पे किया था, आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया ये आपने, इसको मज़ीद आगे कहाँ लेकर जाना है ये ज़रा बताइए। क्योंकि अब तो लास्ट ईयर मैं देख रहा था आपके पास ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान से बाहर लोग पैगामात भेज रहे थे। पूरी दुनिया आस्ता आस्ता इन्वॉल्व होती जा रही है। ये एक प्लान है कि दुनिया के कोरोना ख़त्म हो तो हम बाहर के ममालिक में भी इसके इवेंट करेंगे, और बहुत सारी और चीज़ें एक्सीलेंस के नाम से कोई 50 और चीज़ें हमारी प्लानिंग में है जिसको आगे लेके आएंगे। इवन यहाँ तक कि हम इसी 2021 में आम लोगों की मदद के लिए बहुत सारी एम्बुलेंस सर्विसेज जो वेलफेयर के नाम पे बनी हुई है वो पैसे लेती है। अगर यहाँ से अगर लाड़काना दादू आपने किसी की मैयत भी ले जानी है, लाश भी ले जानी, तो आपको 20,000 रुपये चाहिए, और जिसके बंदे को अस्पताल में पैसे खत्म हो चुके होते हैं सरकारी अस्पताल में जो आता है, तो 20,000 रुपये कहाँ लाएगा जब उसका बंदा मर जाता है। तो वहाँ पे भीख मांग के, चंदा मांग के, वो वहाँ पे जब गाँव में पहुँचते तो आपस में चंदा करके पैसे जमे किए जाते। तो हमने कहा नहीं, इन लोगों की मदद करनी चाहिए हमें। फ्री ऑफ कास्ट कोई ऐसी एम्बुलेंस सर्विस हो तो आगे मार्च से आगे एक्सीलेंस एम्बुलेंस भी ला रहे हैं कि हम इन लोगों की मदद करें, खाली वाह के बजाय किसी के काम भी आए, किसी की मदद भी करें। तो ये भी हमारी एक प्लानिंग में अब शामिल है। इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम इसमें कारोबार भी करें, बिज़नेस भी करें। एक्सीलेंस से हमारे कारोबार बिज़नेस भी हो जिससे हम कमाएंगे, अर्निंग करेंगे, तभी ये नेकी के काम करेंगे। किसी भीख मांग के, चंदे मांग के हम कुछ नहीं करना चाह रहे। अपनी मदद आप कुछ कमा के, कुछ रोज़गार के वसीले भी लोगों को दे के, एक्सीलेंस रोज़गार स्कीम और बहुत सारी चीज़ें हम लाने वाले हैं कि लोगों का फ़ायदा भी हो। उनको एक्सीलेंस ट्रेनिंग्स का प्लान है कि हम मुख्तलिफ लोगों को ट्रेनिंग्स दें, तरबियत दें कि वो मछली देने के बजाय उनको मछली पकड़ना भी सिखाएं, कि वो दें कि जी आप अंदर जज्बा है, आप खुद, हर बंदा एक्सीलेंस है मगर उसको एक्सीलेंस बनाने की ज़रूरत है। क्या अच्छी बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर बंदे के अंदर कोई ना कोई एक्सीलेंस है, उसको उजागर करने की ज़रूरत है, उसको डिस्कवर करने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को सामने लाने की भी ज़रूरत है जो काम करने चाहते हो। भुट्टो साहब, ये असल में होता ही है कि जब कोई खैर का काम करते हैं ना, जब ऐसे ही अगर प्रोग्राम करते हैं उसके लिए तो आपके पास हज़ारों लोग आ जाते हैं, लेकिन जब कोई आपने जैसे काम बताया, अब ये चैलेंजिंग काम होता है फील्ड में जाके काम करना, जैसे आप खुद जज्बा रखते हैं, मैंने देखा है आप कराची से दूर दूर फार एंड वाइड एरियाज़ में जाके काम कर रहे होते हैं। अच्छे लोगों का साथ भी ज़रूरी है। टीम कैसी है ये बताइए। टीम माशाल्लाह हमारी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। एक्सीलेंस के लिए वाकई एक्सीलेंस लोग हैं जिनमें कोई चिक चिक नहीं है, मोहब्बतों के साथ कुछ करना चाहते हैं और पॉजिटिव करना चाहते हैं। और बाकी आपने कहा ना फनकारों के हवाले से पहले आपने बात की, फनकारों के लिए भी हम सुनते थे सिर्फ उनकी मदद की जाए, उनकी सपोर्ट की जाए, और उनकी कोई सपोर्ट करने के बजाय सिर्फ अखबार में खबर दे के 2 सुर्खियाँ बना के फ़ोटो बना के चलते थे। तो हम लोग मुसलसल उनके पीछे लगे हुए कि उनके लिए कुछ होना चाहिए। अभी हालिया ही एक गवर्नमेंट से हमने मुसलसल प्लानिंग करके कल्चर डिपार्टमेंट से सिंध के अंदर फनकारों के लिए, पूरे सिंध के, चाहे वो किसी भी ज़बान बोलने वाले सिंध के शहरी हैं, तो उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेके आगे हैं। उसकी अभी फार्म जमा हो रहे हैं, 30 जनवरी लास्ट डेट है कि वो अपने फार्म जमा कराएं। तो उसके बाद उनकी क्राइटेरिया के तहत पूरे उतरते हैं। फार्म के पीछे क्राइटेरिया लिखा हुआ है, वेबसाइट पे कल्चर डिपार्टमेंट की हमारी सब पे मौजूद है। जो भी फनकार मीडिया पर्सनली उसमें वो भरेगा तो उसकी हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगी, कम से कम उसकी मदद के लिए किसी को मुतालबा नहीं करना पड़ेगा। एक तो ये हालिया हमने काम किया है जो बड़ी मुसलसल हमारी कोई 20-25 साल इसके पीछे भी हम लगे रहे थे कि कोई सिस्टम होना चाहिए। कोई इस तरह जब भी हम भी मुतालबा करते हैं, कभी कोई हुकूमत मिनिस्टर या सेक्रेटरी पॉजिटिव होता है तो काम होता है। मगर इस वक्त सरदार शाह जो कल्चर मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी अकबर लिकारी, डीजी अलीम शाह, उनकी टीम ने एक पॉजिटिव काम किया है कि हेल्थ इंश्योरेंस फनकारों में होना चाहिए। और ये पाकिस्तान में पहला सूबा है जिसके अंदर ये बात हो रही है। बाकी सूबों के अंदर भी सिर्फ बातें ऐलाना है, मगर यहाँ पे अमलन सिंध में अगर कल्चर की बात करें तो कल्चर डिपार्टमेंट और कल्चर के हवाले से बाकी सूबों से ज़्यादा काम हो रहा है। इस वक्त भी बलूचिस्तान और KPK में कल्चर और फनकारों के हवाले से कोई गवर्नमेंट की सतह पे काम नहीं है। सिर्फ वहाँ पे आपको मुतालबात पड़ेंगे, ऐलानात पड़ेंगे। दूसरा ये अभी हालिया ये भी काम किया है कि जो फनकार और मीडिया के लिए हम सुनते आए कि ये मीडिया इंडस्ट्री है, मगर इंडस्ट्री कहाँ है इसका वजूद नहीं था। हालिया हमने अपनी फनकार ट्रस्ट को भी इंडस्ट्री एक्ट के तहत एक बिल के तहत रजिस्टर करवाया है कि उसके थ्रू जिसको भी कार्ड बना के देंगे ओल्ड एज बेनिफिट फंड से, वो मजदूर वर्कर की तरह उसको पेंशन भी मिलेगी और उसको आपके ग्रेजुएटी फंड भी मिलेगा। तो वो पॉलिसी भी इसी साल 2021 में लेके आए कि उन मीडिया पर्सन और फनकारों के भी कोई काम आ सके। वो बहुत बड़ी खिदमत है, ये इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
क्योंकि जो फनकार होता है बेचारा जिस तरह ज़िंदगी गुजारता है और जिस मेहनत से काम करता है, हमारे सोसाइटी में वैसे अप्रिसिएशन बहुत कम है, और फिर क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज इतने सारे हैं, मसाइल इतने सारे हैं, उनके लिए वो चीज़ें नहीं हो रही, उनके लिए वो चीज़ें नहीं हो रही। तो ये मुसलसल कोशिश प्लानिंग के साथ ये चंद हमने चीज़ें की हैं, अभी उनको अपने जब तक ये फार्म नहीं भरेंगे तो उसका वही फ़ायदा तब भी नहीं ले सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन के हवाले से आपका क्योंकि इंटरेक्शन रहता है बहुत सारे ऐसे लोगों से जो मामलों को समझते हैं, हल करने की अहलियत रखते हैं और हुकूमत का हिस्सा भी हैं, अब ये फरमाइए कि स्कूल के हवाले से जो मैंने अभी तक आपकी पॉलिसी देखी है, जिस तरह आपने काम कर रहे हैं सिंध के अंदर, हमारे ख़ास तौर पे एजुकेशन का मामला जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अच्छा भुट्टो साहब, जवाब मैं आपसे लेता हूँ, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, भुट्टो साहब से गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, हमारे मौजूद मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाए और उनसे हम बात कर रहे थे कुछ मामला पे जो मीडिया के हवाले से ख़ास तौर पे हैं, और पाकिस्तान मीडिया क्लब और पाकिस्तान एक्सलेंस क्लब जो कुछ कर रहा है, जो इनकी काविशें कोशिशें हैं, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। हमीद भुट्टो साहब उसके रूहें रवां हैं और ब्रॉडकास्टर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और काफ़ी अरसे से इसमें एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। तो उनसे हमारी गुफ्तगू जारी थी। इस वक्त हमें एक और मेहमान हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आप इससे पहले भी प्रोग्राम में हमारे तशरीफ़ ला चुकी हैं, अच्छी टैलेंटेड डिज़ाइनर हैं, काम कर रही हैं, सोशल वर्कर भी हैं। अतिया हसन उनका नाम है, उन्हें भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। अतिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में, वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, ज़रा भुट्टो साहब से थोड़ी सी और इस हवाले से बात हो जाए। भुट्टो साहब, एजुकेशन के हवाले से बात हमारी रह गई थी, मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा मुकम्मल कर लिया जाए। आप काफ़ी ज़्यादा उस पर कंसर्न है और मैं देखता हूँ कि आप ज़्यादा इसके ऊपर काम करते हैं, इस वक्त क्या फोकस है? एजुकेशन जो हमारी इसकी तहलीम है सिंध की जी, खास करके सरकारी इदारे या प्राइवेट इदारे, कोरोना के बाद तो तबाही हो गई, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। और जिस तरह प्राइवेट स्कूल इस वक्त लूट रहे हैं ऑनलाइन के नाम पे, ऑनलाइन नाम का कोई वजूद ही नहीं और बस पैसे कमाने हैं, और ऊपर से रो रहे हैं कि जी हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है। अच्छे स्कूल जो वाकई रियल स्कूल है, प्राइवेट में भी अच्छे लोग भी हैं जी जी, वो वाकई तबाह हुए हैं। उनके लिए गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी भी लानी चाहिए कि कम से कम जहाँ पे और चीज़ों में रिलीफ दिया गया है, तो कम से कम जो अच्छे स्कूल है, जो लोगों को लूट नहीं रहे, जो लाखों रुपये फीस देते हैं, उनको तो भरने दें, उनको कम से कम कोई सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। गली महलों के अंदर, छोटे इलाकों के अंदर जो स्कूल बने हुए हैं वो तबाह हाल है, क्योंकि वो ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा रहे, उनको लोग फीस भी नहीं दे रहे, क्योंकि लोगों की हालत अच्छी नहीं है। उनकी मदद के लिए हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए। सरकारी स्कूलों की हालत ये है, उसमें भी आपके 80% स्कूल जो है वहाँ पर तालीम नाम पहले भी नहीं था, अब तो टीचर्स को कोरोना के नाम पे मौका मिल गया नहीं पढ़ाने का और चीज़ें गायब करने का, चोरी करने का, डाका डालने का। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो इस वक्त टीम बैठी हुई है, उसमें भी 80% ऐसे लोग हैं जिनको अरबों रुपये खाने के लिए मुफ्त का माल गनीमत समझ के ऐसे खा रहे हैं जैसे कोई उनके बाप दादा का पुराना माल हो। स्कूलों के अंदर जाए, सरकारी स्कूलों में तो 90% स्कूल के अंदर आपको फर्नीचर नहीं मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगी, उसका बिजली का बिल खुद खा जाना है, और बिजली लगवानी नहीं है। अगर लाइट होगी भी तो कुंडे पे चल रही होगी किसी की चोरी करके, और जितनी भी आप बेंचें कुर्सियाँ लेंगे तो आपने फिर आधे पैसों में या कम पैसों में बेच देनी है। इवन स्कूलों के अंदर, प्राइवेट सरकारी स्कूल में लाइब्रेरीज का वजूद आपको नज़र नहीं आएगा, वाशरूम आपको मिलेगा नहीं। वहाँ भंगी ने तो वह जॉब करनी नहीं है कि वाशरूम सफाई कर ली, वो किसी साहब के घर पे वॉशरूम साफ कर रहा होगा, कोई पीओ ने तो काम करनी नहीं, झाड़ू लगाना नहीं, तो वो सब किसी और जगह जॉब करते। तो जब एहसास नहीं है किसी का बच्चा पढ़ा के, जैसे हम अपना बच्चा पढ़ाते हैं, तो वो माशरा कभी तरक्की नहीं करेगा। हम तरक्की के बजाय पीछे जा रहे हैं। और उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल है उसमें ज़्यादातर ऐसे लोगों के हैं जो आपके टॉप के सियासतदान, रिटायर फौजी ऑफिसर्स और पता नहीं कौन कौन लोग हैं, माफिया और क्रिमिनल्स लोग, वो नहीं चाहते कि उनके इर्द गिर्द साइड में कोई सरकारी स्कूल भी चल पड़े, उसको भी पैसे लेके तबाह कराया जाता है। जब ये माफियाज का
खात्मा नहीं होगा और सिस्टम नहीं बनेगा तो सरकारी स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ, बहुत सारे लोग हम सब पढ़े, मगर कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े, उससे तालीम थी। उस्ताद जो है, उस्ताद को हमारे वडेरे ने, सियासतदान ने ऐसे लोगों को, अपने मुंशियों को, अपने हारियों को उस्ताद बना दे। टीचर टीचर एक मुकद्दस पेशा है और उसका इतना एहतराम है। हमने वो एहतराम उस टीचर का सिफारिश के नाम पे ख़त्म कर दिया। अगर किसी टीचर की ट्रांसफ़र कर दो छोटे से गांव में, वो नहीं जाएगा क्योंकि मैं तो शहर में पढ़ाऊँगा। वहाँ पे वो लोग फिर बकरियाँ और अपने जानवर उसी स्कूल को बना देते हैं, जानवरों का बाड़ा बन जाता है। तो हमारे यहाँ इल्म है, शऊर है, बात भी कर रहे हैं, मगर जो इस पर अमल कराते हैं उनके अंदर इल्म ख़त्म हो गया है। उनको सिर्फ शऊर है, पैसे कमाने का लालच है, हवस है, जैसे उन्होंने मरना नहीं, वो दूसरों के लिए अपने कब्र में जो अजाब लेके जा रहे हैं ये नहीं सोच रहे। हमारी एजुकेशन को अच्छा करने पे हम सब कोई हज़ारों प्रोग्राम कर चुके हैं, मगर मैं समझ रहा हूँ कि उन जिन लोगोों को ये करना चाहिए उनमें हया शर्म की कोई बात ही नहीं कि हमारी एजुकेशन ठीक करना चाहिए। अगर कोई मिनिस्टर ठीक भी करना चाहता है, कुछ ऐसे लोग भी आए जो सेक्रेटरी और मिनिस्टर ठीक करने आए, तो उनसे वो वजारतें वापस ली गई हैं कि नहीं जी आप ऐसे कैसे करेंगे। अगर को फैसले करना चाहते हैं जी ये जो माफियाज स्कूल हैं तो माफियाज का खात्मा करें, और माफियाज तो अरबों रुपये कमा रही है उस जो आपकी चेन के नाम पे स्कूल बने, तो पूरी माफिया, उनके पीछे कौन कौन लोग, अगर चेक करें एक बार इस पर नेब और बाकी इदारे अगर इंक्वायरी करेंगे तो वो जो नेब का चेयरमैन है वो भी नहीं रह पाएगा। यहाँ प्राइम मिनिस्टर फिर हिल जाएगा, वो भी तहकीकात करना चाहे तो। जो यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि स्कूल जो है ना, इस वक्त उन्होंने जिस तरह माफिया है एजुकेशन की, ये पाकिस्तान में और किसी शोबे में, हेल्थ और एजुकेशन में सबसे बड़ी माफिया है। हमारी हेल्थ का निज़ाम और एजुकेशन निज़ाम माफियाज ने तबाह किया है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, जो हम नहीं कर रहे। अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे वाले वक्त में हमें पढ़े लिखे पाकिस्तानी के बजाय एक अजीब किस्म का माहौल मिलेगा। सिर्फ वो हमारी वेबसाइट्स उस पर पढ़ के पता नहीं क्या पढ़ के आएगा। हाँ, हम इस वक्त अपने बच्चे से अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो बताएगा नहीं, अपने लीडर्स की बात करेंगे तो उनके लिए इल्म नहीं होगा, अपने कायद की बात करेंगे तो पता नहीं होगा। अगर करेंगे जी बाहर की किसी एक्ट्रेस की बात कर लेंगे, किसी हमसाया मुल्क की, तो उसकी पूरी हिस्ट्री, तारीख पैदा से लेके सब पता होगा। मगर अपने लीडर्स की, हमारे मुल्क में कौन कौन वज़ीर आज़म रहा, कौन सदर रहा, कौन CM, तो 5 साल पहले का भी कुछ पता नहीं होगा। तो ये हमारी लाइल्मी मौजूद है, एजुकेशन का फुकदा। बिल्कुल भुट्टो साहब, आपने ठीक कहा कि एक बहुत बड़ा मसला है। अभी एजुकेशन के हवाले से तो कई प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं और आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि ये हमारे लीकेजेस हैं, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, वरना एजुकेशन का निज़ाम जो है वो बेहतर होता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, अतिया साहब तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। अतिया साहब फरमाइए, कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी बिजनेसेस मुतासर हुए हैं। आपका तो ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है और काफ़ी ऑनलाइन के अंदर हमने देखा है कि लोगों ने काम किया है। कुछ इम्प्रूवमेंट आई कोरोना के बाद से, अब दूसरी वेव आ गई है, अब थोड़ा सा फिर हमने देखा है कि स्लो डाउन आया है। कैसे जा रहा है, क्या सूरत हाल मार्केट की है, ज़रा बताइए। अभी तो बिल्कुल डाउन है क्योंकि लोग कोरोना वायरस को, कुछ लोग हैं जो मानने के लिए तैयार ही नहीं है इस चीज़ को, जो जिन पे गुजर रही है, जिनको हो गया है, जिनकी फैमिलीज में, वो थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, उस पे चीज़ों पे लेके चल रहे हैं। बाकी जो है जिस तरह से ये हमारे भुट्टो साहब बता रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, उस तरह से तो बिल्कुल ही सभी कुछ, अभी लॉकडाउन अभी जो जनवरी से दोबारा होने वाला है या हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही इसमें हमारा बिजनेस ख़त्म हो गया। हमारा क्या, सबका ही बिजनेस, पूरी दुनिया में इसी तरह के हालात हैं। आप कहीं पे भी मालूम कर लें चल के या देखें तो ऑनलाइन अभी हमारे मुल्क के बहुत हालात ख़राब हैं। जिस तरह लोग शॉपिंग कर रहे थे, चले ईद है या कोई त्यौहार है या शादियाँ, वो मजबूरतन शॉपिंग करते हैं। अदरवाइज़ अगर उनकी मजबूरी ना हो तो हमारे मुल्क के इतने हालात ख़राब हैं कि हम लोग शॉपिंग करें या अपने बच्चों को स्कूलों की फ़ीसेस भरें जाके, इतनी फ़ीसेस उन्होंने लगा दी हैं चार्ज करके कि लोग परेशान हो गए हैं। इस तरह हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल पीछे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और कोरोना वायरस के हवाले से हमारे बिल्कुल ही ऑनलाइन बिल्कुल काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, बिल्कुल बंद हुआ हुआ है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। आपके ख्याल में कोरोना की वजह से लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो मुतासर हुई है, जिसकी वजह से सारे ऑनलाइन बिजनेसेस भी मुतासर हुए हैं। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इसके ऊपर काम तो हुआ, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि इतने वसाइल नहीं है, इस वजह से जो है वो, और ऑनलाइन के ऊपर लोगों को पहले ही एतमाद इतना नहीं है क्योंकि जिस तरह की सर्विसेज दी गई हैं, इसके ऊपर भी बड़ा सवाल उठा है। नहीं, हमारे साथ जो जिन लोगों ने काम किया या हमसे जिन लोगों ने हमारा जो
चला है ऑनलाइन, तो हमारे तो अच्छा चला है। मगर देखें अभी बिजनेस नहीं है हमारे यहाँ पर, हर चीज़ लॉकडाउन हुई हुई है। स्कूलों की फीसेज आई हुई हैं लाखों के हिसाब से, हज़ारों से नहीं आई हुई। चलो सरकारी पहले स्कूल हुआ करते थे, लोग स्कूल प्राइवेट से हटा के सरकारी में एडजस्ट कर लिया करते थे। अभी लोग शॉपिंग करेंगे या बच्चों के स्कूल्स की फीस भरेंगे? आप बताएं। आप फूड देखें, आप के इलेक्ट्रिक के बिल देखें, आप हर चीज़ देखें। सिर्फ ऑनलाइन सिर्फ शॉपिंग ही थोड़ी रह गई है, बिजनेस में और भी बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ पे हमारे चार्जेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो लोग शॉपिंग थोड़ी सारा दिन करती रहेंगी औरतें। बिल्कुल, क्योंकि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो दीगर यूटिलिटीज़ हैं इसमें भी लोगों को की वजह से बजट बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों का बजट डिस्टर्ब हो गया। जो महीने में 2 सूट बना लिया करती थी, अभी वो बिल्कुल लॉकडाउन की तरह वो भी लॉकडाउन हो गई है। ठीक है, तो पहले तो ये होता था कि जी सर्दियों के हवाले से कोई कलेक्शन आती थी, अब तो खैर क्योंकि लोग ज़्यादा घरों में वक्त गुजार रहे हैं, दुनिया में हालात बहुत ख़राब हैं। ऐसा ही मौजूदा हालात जो दिख रहे हैं और बताए जा रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, सारी दुनिया लॉकडाउन में है इस वक्त, सारी दुनिया परेशान है। सिर्फ हम नहीं परेशान, पाकिस्तानी नहीं परेशान। और हमारी एजुकेशन के हवाले से भी देखिए, ऑनलाइन वो भी काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस तो होती ही नहीं है, टीचर तो बस हाँ हूँ करके बंद कर देती हैं। तो बच्चे सीख सकते हैं ऑनलाइन से? वैसे आपकी अपनी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो शोर शराबा करे होते, बात करते नहीं है। ठीक है जी, ये ज़रा मुश्किल काम है भुट्टो साहब, ज़रा मुश्किल से अब्सॉर्ब होगा, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। ऑनलाइन के अंदर फैशन और बाकी चीज़ें नहीं कमा पाई, मगर फूड का बहुत बड़ा कारोबार हुआ है, बड़ा कमाया। और पाकिस्तान ने इस कोरोना में जितना कमाया है तो बाकी कभी नहीं कमाया होगा। पाकिस्तानी लोगों ने खूब कमाया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमारी जो सनतें हैं वो बंद नहीं हुई, उन्होंने कमाया। और इस वक्त बाकी आपकी बड़े बड़े ममालिक, अमेरिका से लेके आपके बड़े जो ममालिक हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद कर दी थी, पाकिस्तान में बंद नहीं हुई। अब वो सारा जो चीज़ें बन रही थी पूरी दुनिया में जा रही हैं और पैसे कमा रहे हैं हम लोग। ये बड़ा अक्लमंद कौम है। ऐसी नहीं है कि हमने मुकम्मल सब कुछ कोई बंद करके रखा हुआ था, ऐसा नहीं है। हम कमा रहे हैं और गुर्बत का जो रेशो था वो कम हुआ है। तो इस तरह नहीं कि हमें कोरोना ने जहाँ पे बाकी ममालिक को पीछे देके लाए, तो वहाँ पे पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा भी दिया है। फ़ायदा भी हुआ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ये ब्लेसिंग भी बनकर आ गया। लोग ब्लेसिंग के ऊपर काफ़ी जो है वो इतराज़ कर रहे थे, लेकिन ये जैसे भुट्टो साहब ने भी निशानदेही की है कि बहुत सारे कारोबार ऐसे भी चल निकले जिसके बारे में जिसका पता भी नहीं सोचा नहीं था। मतलब सैनिटाइजर आप मार्केट के अंदर जो आराम से 50-60 रुपए के अंदर दस्तयाब हुआ करता नहीं लेते थे, हर बंदा नहीं लेता था। ऐसा ही हर बंदा इस्तेमाल भी नहीं करता था। आज वो आपको जो है वो 300-400 रुपए से नहीं मिलता। ये इस वक्त सूरत हाल है जी। अब अतिया साहब बताइए, आगे क्या करने का इरादा रखती हैं? डिज़ाइनिंग के हवाले से तो आपका काम माशाल्लाह अच्छा जा ही रहा है, काफ़ी लोग सराह भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। आगे क्या करने का इरादा है, ये थोड़ा बताइए। मैं तो सिर्फ इस वजह से आगे आई थी कि लोगों को मैं फैसिलिटीज कर सकूं। मेरे माइंड में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि मैं कोई नहीं थी कि मैं फैक्ट्री बंद कर दें और हम फैक्ट्री के अंदर काम करते रहें। देखिए, लेबर्स भी उसी वक्त आएगी ना जब हमें बाहर से लोग छोड़ेंगे घर से। यस यस, बिल्कुल ठीक है। लेबर तो नहीं आ रही है ना, फैक्ट्री तो बंद है। हर फैक्ट्रीज जब लॉकडाउन शुरू में हुआ हमारा, तो उस वक्त तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी हर चीज़। और अभी भी देखें, इतनी सख्ती होती है, बाहर जाएं आप 8, 9, 10 बजे तो मार्केट सारी बंद हो जाती है। हमारी तरफ सारा एरिया बंद हो जाता है, पुलिस आ जाती है कि आप बंद करें एरिया। तो देखें, फ़र्क तो पड़ा है मुल्क पे, सारी दुनिया पे पड़ा है। ये कहना कि लोगों ने बिजनेस किया है, बहुत नुकसान में इस वक्त पूरी दुनिया खसारे में, पूरी दुनिया खसारे में। लेकिन हम लोग खसारे में उतना नहीं है जितना हमें होना चाहिए। हम तो हमेशा से ही। अब आप सुनिए, ये भी जरा एक पुलिस ने इसी के 10 बजे बंद की कहानी में होटलों वालों से, दुकान वालों से जो पैसे लेते हैं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पुलिस ने इतना कमाया भी नहीं होगा इतना उनके थाने की जितनी अभी मंथली बन गई है पर दुकान की, पर डे के हिसाब से। वो हमारी सोच है, अगर जल्दी दुकान बंद करें, देर से करें, और टाइमिंग के हिसाब से, अब घंटों के बंद करने के हिसाब से पुलिस को मंथली मिलती है थाने को। तो ये पूरे पाकिस्तान में यही हो रहा है। कोई मैं कराची की बात नहीं करूँगा, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। उनके पीछे भी कोई वजह होती है जो वो लोग आते हैं, वरना उनको अगर उनको अलाउ पीछे से ऑर्डर ना हो तो वो क्यों आएंगे? तो पाकिस्तान में ही रह रही हैं आजकल या कहीं और? सारी दुनिया में, सारी दुनिया में इसी तरह। ठीक है जी। ममालिकों के हालात जरा पता करें आप, तो उधर भी बहुत ज़्यादा सख्ती है। और हमारे तो इधर कोरोना वायरस इतना है ही नहीं, वायरस इतना नहीं जितना बाकी दुनिया में फैला। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ का कमाया सबसे बड़ा पुलिस ने। हाँ,
ये बात सही। अब इसमें शिकायत क्योंकि हमारे पास बहुत सारी आती हैं कि लोग शिकायत कर रहे हैं जो कुछ हो रहा है। चाहिए आवाम भी थोड़ी सी गलती करती है। हाँ, ये बात आपकी सही है कि कुछ कहीं ना कहीं गलतियां आवाम की हैं। तो सारी आवाम बाहर निकल के खड़ी हो जाएंगे, शोर शराबा करेंगे। मैं भुट्टो साहब से जरा पूछ लेता हूं। भुट्टो साहब, ऐसा ही है, लोग पाबंदी भी नहीं कर रहे हैं जरा कोरोना के वायरस लोगों में अभी शऊर मौजूद है। हाँ, मगर भूख बदहाली, ये है असल मसला। भूख बदहाली गुर्बत सबसे बड़ा मसला है। लोग कहेंगे मरना है, जब भूख से क्यों मरें। एग्जैक्टली। तो इसलिए उन्होंने बेहतियाती शुरू कर दी है। और जिस तरह हमारी हुकूमती पॉलिसीज थी जी, और सिंध हुकूमत ने तो अच्छा कदम किया कि पहले सबसे पहले लॉकडाउन किया, और वज़ीर-ए-आज़म ने भी अच्छा किया, थोड़ा सा देर से किया। तो दोनों तरफ से हमें फ़ायदा हुआ है। और जो लोगों की बेहतियाती है उससे हमें बहुत नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। बेहतियाती नहीं करनी है, अक्लमंदी के साथ हमें काम करना है। लोग जो कहते नहीं जी हमें हाथ भी देना है और बेहतियाती भी करनी है, मास्क भी नहीं लगाना है और अपनी सफाई सुथराई भी नहीं करनी है, तो ये एहतियात नहीं जो बरत रहे वो नुकसान भी खा रहे हैं। और बाकी गांव देहातों के लोगों के अंदर जो मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ पे अमवाद इतनी नहीं हुई। उसकी वजह भी ये है कि उनके अंदर आपके जिस्म के अंदर इतने जरासीम वो निकल चुके हैं खाने पीने में। और किसी छोटे गांव में जाएं तो उसके पास साबुन नहीं है, अगर वॉशरूम जाता है तो हाथ कहाँ साफ करेगा, वो दीवार पे हाथ लगाया और निकल पड़ा, तो जरासीम जो खाना भी उसी से फिर खा रहा है। ऐसे ही मजदूर है वो नहीं मर रहा। जहाँ पे ज़्यादातर वो लोग इसमें शिकार हुए हैं जो ज़्यादा एहतियात भी कर रहे हैं, सफाई सुथराई भी रख रहे हैं, उनके जरासीम जो अंदर है वो उनको लड़ने की ताकत नहीं है। जिनके पास जरासीम लड़ने की ताकत है वो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, वो पसीना में निकल रहा है, घूम भी रहा है, काम भी कर रहा है, वो नहीं डर रहे। जिनको हम कहते हैं कि जी उनको एहतियात करनी चाहिए, मजदूर को, उनको वहाँ पे इतना रेशो नहीं है। एहतियात जहाँ पे ज़्यादा बरती गई है नुकसान उठाया जा रहा है। और कोरोना की बहुत सारी अलामतें हैं, अस्पतालों की चांदी हुई है। तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ, उन्होंने किसी को कोरोना के नाम पे अरबों रुपए कमा लिए। अब इन अस्पतालों के जो मालिकान हैं, उन सेट्स जो सेट हैं, उनके अगर चेक किया जाए तो बड़ा एहतसाब करने की ज़रूरत है। तो हमने तो किसी को खांसी है, अगर सांस घुट रही है, तो अस्थमा का पेशेंट है, कोई एलर्जी है, तो उसको जी कहते थे जी डायरेक्ट आपके सांस घुट रही है वेट पे डाल दो, उस पर ऑक्सीजन डाल के उसकी बिल बनाते जाओ, फिर वो जब तक मर जाए तब तक उसका पड़ा रहेगा, 4-5 दिन और भी पड़ा रहेगा कि पैसे दो, वो मीटर चलाना शुरू। इंसानियत नाम खत्म हो गई। कोरोना के नाम पे हमने इंसानियत को पता नहीं कहाँ फेंक के किसी अलमारी में बंद करके एक लटका के कोट की तरह रख दिया है। हमें ज़रूरत है इंसानियत की। अगर कोई बीमारी है, कोई वबा है, कोई वायरस है, तो जिस तरह कराची में अंदर पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले लोगों ने इंसानियत के नाम पे हर बंदे की मदद की, उसमें आप हम सब जो भी थे, हर बंदे ने किसी के काम आया, मदद की। और कोई भी वबा आती है सबसे पहले कराची होता है और वो उठ के खड़ा हो जाता है, जागता है कि जी हम पूरे पाकिस्तान की रखवाली करेंगे, हम पूरे पाकिस्तान की मदद करेंगे। ये कराची वाला जो जज्बा है ना, अगर पूरे पाकिस्तान के हर शहर में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान की और मजीद ताकतवर कौम बन सकते हैं। किसी वबा, किसी बीमारी, किसी मुसीबत का बेहतरीन तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। बहुत बिल्कुल आपने ठीक कहा। अतिया, आखिर में अगर कोई पैगाम देखने वालों को देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। जो आपको देख रहे हैं, कोरोना के हवाले से आपने अपने ख्यालात का इजहार किया, और अगर कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिए, आपको सुन रहे हैं लोग। जी देखिए, हम सबको मिलजुल के इससे फाइट करनी होगी और किसी पे इल्ज़ाम ना दें। सब अपनी अपनी जगह चाहते हैं कि अच्छा काम करें, ठीक है, चाहे वो हमारा कोई भी इदारा है। हम किसी पे क्लेम नहीं कर सकते खड़े होकर कि ये मैं सही हूँ और ये गलत है। ठीक है, ये हमारा काम नहीं है। जिसने जो काम करना है वो काम करे। डॉक्टर्स अपनी फील्ड में बेस्ट क्वालिटी देना चाहता है। कभी भी डॉक्टर इसलिए नहीं बनता कि किसी पेशेंट को ले जाके वो अंदर आईसीयू रूम में गला दबा के मार दे। डॉक्टर्स कभी इसलिए नहीं बनता। एक टीचर कभी स्कूल में इसलिए नहीं एजुकेशन के लिए जाता कि मैं पढ़ाऊंगा। उसके दिल में होता है तो वो जाता है मैं टीचर लाइन में जाऊं। आप एंकर हैं तो आप बेस्ट क्वालिटी देना चाहते हैं कि मैं बेस्ट एंकर बनूं, मैं बेस्ट डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, या जो भी हैं भुट्टो साहब। तो हर इंसान अपने अंदर बेस्ट क्वालिटी देना चाहता है। अब उसमें से 2-3 लोग अगर गलत हैं तो पूरा माशरा, पूरी दुनिया गलत नहीं हो सकता। चलें, ये आपकी राय है, बिल्कुल आपकी राय का एहतराम करते हैं। पहले सेगमेंट का हमारे इख्तिताम होता है यहाँ पर। हमीद भुट्टो साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुआ थी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पर बात की, अपने ख्यालात का इज़हार भी किया। नाज़रीन, एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ पढ़ेंगे। हमारे स्केड्यूल गेस्ट यहाँ पर मौजूद होंगे और उनसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।